हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट कैसे दिया जाता है गुडविल को, वो हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे है ना डिफरेंट कंडीशंस है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, तो किस तरीके से है ना गुडविल को एडजस्ट करना है। तो ये आपको है ना क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में जो एडमिशन ऑफ पार्टनर था, तो उसी तरीके से यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी हमें गुडविल के जो ट्रीटमेंट दिखाना होगा। तो यहाँ पे आपको जैसे अगर ट्रांजैक्शन दिया है, समझिए आपको कंडीशन दी है कि व्हेन गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड, पूरी की पूरी फर्म का गुडविल जब रेज करने बोला जाता है एंड उसको रिटेन करने बोलते हैं, रिटेन इन द बिजनेस, और बिजनेस में रिटेन करने बोलते हैं। पूरी की पूरी फर्म का मतलब क्या होता है, द एंटायर फर्म का मतलब सारे के सारे पार्टनर्स का गुडविल रेज होगा, राइट। सारा टोटल गुडविल, इसका मतलब होता है टोटल गुडविल रेज होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक ही जर्नल एंट्री उसकी पास होती है। मतलब अगर आपको जर्नल एंट्रीज बनाने बोला है तो आप जर्नल एंट्री पास करोगे, अदरवाइज है ना विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज आपको क्या करना होगा, लेजर अकाउंट में आपको मेंशन करना होगा, राइट। तो यहाँ पे जो जर्नल एंट्री होगी वो गुडविल अकाउंट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिटायरमेंट होने तक तीनों भी पार्टनर बिजनेस में थे, राइट। 3 हो या 4 पार्टनर हो, तो जो टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, उन सब के बीच में है ना जब गुडविल रेज होता है और रिटेन होता है फर्म में, तो उन सब के बीच में ना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, गुडविल का बेनिफिट दिखाना होता है। और उसके बाद में है ना वो जो गुडविल होता है वो रिटेन करने बोला है बिजनेस में, इसके लिए वो क्या होगा, बैलेंस शीट में भी एसेट्स के अंडर में वो अपीयर होगा, मतलब वो दिखाई देगा, वो विजिबल होगा। हमें वो अमाउंट, उतना अमाउंट ऑफ गुडविल हमें बैलेंस शीट में भी दिखाना होगा। तो इसको बोला जाता है रेज्ड एंड रिटेन्ड, गुडविल रेज्ड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसके बाद में सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, अगर ये इस पहला टाइप नहीं आया तो ये दूसरे टाइप का आपको आएगा स्टेटमेंट कि गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज रेज्ड, पूरी की पूरी गुडविल है ना, पूरे फुल फर्म का टोटल गुडविल मतलब आपको रेज करना है एंड फिर उसको राइट ऑफ करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब रेस्ट करने की एंट्री तो जो आपने प्रीवियस ये फर्स्ट इसमें की है गुडविल टू ऑल पार्टनर्स, तो यहाँ पे भी रेस्ड के लिए तो आपको गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है। लेकिन राइट ऑफ के टाइम पे आपको याद रखना है कि राइट ऑफ के टाइम पे ये जो गुडविल जब आप राइट ऑफ करोगे तो राइट ऑफ के टाइम पे खाली जो है ना पार्टनर्स बिजनेस में कंटिन्यू रहने वाले हैं, मतलब आगे भी रहने वाले हैं। जो बंदा रिटायर हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसके अपार्ट जो दूसरे पार्टनर्स है जो बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले हैं, बिजनेस को रन करने वाले हैं, फर्म को रन करने वाले हैं, उन पार्टनर्स में ही है ना वो गुडविल राइट ऑफ होगा। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट हमें लिखना होगा। और जब ये जो है ना राइट ऑफ करना होगा हमको, गुडविल एंटायर फर्म का जो गुडविल है वो जब हम राइट ऑफ करेंगे तो उसको हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करेंगे, उसे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ करेंगे। इन केस अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, आपको बताया ही नहीं है कहीं पे भी गुडविल, मतलब यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पूरे के पूरे इसमें नहीं दिया है, तो उस केस में हम न्यू रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो ही लेते हैं। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है तो उस केस में हम नए रेशियो को ओल्ड रेशियो ही कंसीडर करते हैं। अदरवाइज हमको क्या करना था, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है तो उसमें हम ये जो है ना राइट ऑफ करने के ट्रांजैक्शन है जो राइट ऑफ करना होता है, तो राइट ऑफ ये भी आपको याद रखना है कि ये कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होता है, जो है ना बिजनेस में आगे भी रहने वाले हैं, जो रिटायर नहीं हो रहे हैं, जो पार्टनर्स रिटायर नहीं हो रहे हैं, जो कंटिन्यू करने वाले हैं, उन्हें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये जो है ना गुडविल है वो हमें राइट ऑफ करना होगा। और इस केस में जब राइट ऑफ की बात आ जाती है, ऑलवेज याद रखो, रिटेन की बात आती है बिजनेस में तो है ना गुडविल है ना नई बैलेंस शीट में दिखाई देता है। नई बैलेंस शीट बनेगी ना रिटायरमेंट के बारे में तो गुडविल है ना नई बैलेंस शीट में दिखाई देता है। लेकिन जब राइट ऑफ की बात आएगी तो राइट ऑफ के टाइम पे है ना गुडविल है ना वो नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिए है हमने, राइट, वहाँ पे उसको निल कर दिया है एक तरीके से, तो हमको यहाँ पे उसका ट्रांजैक्शन नहीं दिखाना होगा, ठीक है। उसके बाद में थर्ड वे आउट क्या हो सकता है, थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, मतलब जो रिटायर हो रहा है पार्टनर
उसके हिस्से का गुडविल ही रेज करना है हमको, एंड रिटेन इन द बिजनेस, और फिर उसको बिजनेस में रखना है, रिटेन करना है। तो उस केस में क्या करना है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करना होगा, जो रिटायर हो रहा है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और फिर उसके जितना जो बाकी का जो उतना एक्सटेंट ऑफ गुडविल है, जितना हमने रेज किया गुडविल, जितना गुडविल रेज किया उतना हम क्या करेंगे, नई बैलेंस शीट में उतना अमाउंट ऑफ गुडविल हमको दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेज एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस की बात आई, तो जितना हमने ना गुडविल रेज किया, नए जो रिटायरिंग पार्टनर के को जितना मिलना चाहिए उसके हिसाब से हमने रेज किया, तो उतना ही गुडविल हमें क्या करना होगा, अब बैलेंस शीट में उतना ही अमाउंट नई बैलेंस शीट में दिखाना होगा। देन द फोर्थ वे क्या होता है कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, और रिटायरिंग पार्टनर तक का उन्होंने गुडविल रेज तो किया, तो रेज की एंट्री तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर हो जाएगी जब गुडविल रेज करते तब। लेकिन उसके बाद राइट ऑफ की जब एंट्री होती है ना, तो राइट ऑफ कभी भी आपको याद रखना है कि वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में राइट ऑफ होता है, भले वो है ना यहाँ पे जैसे हमने किया कि एंटायर फर्म का गुडविल राइट ऑफ हो तो भी वो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में ही राइट ऑफ होता है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेम वे में यहाँ पर ये जब गुडविल, यहाँ पे गुडविल क्या राइट ऑफ होगा जब रिटायरिंग पार्टनर का जो एक्सटेंट टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का जितना गुडविल कैलकुलेट करना उतना गुडविल राइट ऑफ होगा, तो वो केस में होगा कंटिन्यूइंग पार्टनर में ही होगा, जो पार्टनर्स है ना बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले उनमें होगा। लेकिन यहाँ पे है ना हमें गेन रेशियो लेना होगा, यहाँ पे क्या लेना होगा, गेन रेशियो हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पे हमको गेन रेशियो लेना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो गुडविल होगा वो फिर बाद में है ना नई बैलेंस शीट में वो अपीयर नहीं होगा, नई बैलेंस शीट में वो विजिबल नहीं होगा, हम उसको नई बैलेंस शीट में नहीं देखेंगे, उसको हमें नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है, उसको विजिबल नहीं करना है। और देन यहाँ पे जो फिफ्थ यहाँ पे दिया हुआ है कि इन केस गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, अगर है ना गुडविल ऑलरेडी है ना नई बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है, दिखाई दे रहा है गुडविल, और वहाँ पे विजिबल है, जब आप है ना क्वेश्चन रीड करोगे तो वहाँ पे बैलेंस शीट में पुरानी वाली ओल्ड बैलेंस शीट में अगर वो अपीयर हो रहा है अगर गुडविल, तो फिर उस केस में आपको क्या करना है, जो नया अगर गुडविल भी कैलकुलेट करने वाला, द डिफरेंस इन गुडविल अमाउंट, जो गुडविल अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होगा, आपको एडजस्टमेंट में भी गुडविल करने बोला या रेस करने बोला, तो उनके बीच का जो अंतर होगा, डिफरेंस होगा, आप माइनस करने पे जो डिफरेंस आएगा वो है ना आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में अपीयर होगा, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम वो दिखाएंगे, वो गुडविल को रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, और रीवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाएंगे, और फिर पार्टनर्स कैपिटल करंट में उसको हमें एडजस्ट करना होता है। तो ये जैसे है ना आप जब सम सॉल्व करना स्टार्ट करोगे राइट, तो उस टाइम पे और भी आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसमें है ना इतनी टेंशन लेने वाली भी जरूरत नहीं कि गुडविल का क्या होगा, एक क्वेश्चन में एक ही टाइप आएगा। एक बात याद रखना कि सबके सब एक साथ नहीं आ सकते, एक क्वेश्चन में एक ही टाइप आएगा, या तो आपको एंटायर रेस करने बोलेंगे गुडविल और फिर उसको रिटेन करने बोलेंगे, नहीं तो उसको एंटायर को रेस करने के बाद आपको राइट ऑफ करने बोलेंगे। तो राइट ऑफ आपको याद रखना कि राइट ऑफ है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में ही होता है। तो जब है ना गुडविल पूरे फर्म का, एंटायर फर्म का अगर राइट ऑफ हो रहा है, रेस करने के बाद राइट ऑफ हो रहा है, तो वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में होता है। और अगर गुडविल रेज होने के बाद में रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से का गुडविल रेज होने के बाद राइट ऑफ हो रहा है, तो वो गेन रेशियो में, तो यहाँ पे इतना सा खाली ये जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है कि ये जब है ना रिटायरिंग पार्टनर का जब गुडविल रेज होके और वो राइट ऑफ होता है तो वो गेन रेशियो में होता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के अमंग राइट, और जब पूरे फर्म का होता है तो वो नए रेशियो में होता है। तो बस इतना सा आपको छोटा सा डिफरेंस यहाँ पे ध्यान में रखना है। अभी आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे नेक्स्ट जो आपको दिया है वो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। ये जो हमने प्रीवियस जैसे ये है ना चैप्टर में किया, थर्ड चैप्टर में हमने एडमिशन में कैसे किया, एग्जैक्टली वैसे ही है। यहाँ पे क्या है कि सारे के सारे पार्टनर, टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स जो पहले से थे, रिटायरमेंट के से पहले तो पार्टनर वहाँ बिजनेस में था ना, तो जितना भी रिजर्व्ड रहेगा, जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, वो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सबको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। ऑल पार्टनर्स को उसका शेयर हिस्सा सब ऑल पार्टनर्स को मिलेगा, इंक्लूडिंग है ना रिटायरिंग पार्टनर। तो यहाँ पे ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर एनी रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है इज ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा सबके सब पार्टनर्स को,
या फिर ओनली शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। नहीं तो क्या होगा, अगर मान लीजिए जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो चाहते हैं कि उनका जो रिजर्व फंड, जो रिजर्व्स है, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो बिजनेस में रहना चाहिए, तो वो क्या करेंगे, खाली रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे और उसको जब है ना लमसम पेमेंट करना होगा, रीपे करना होगा उसका अमाउंट, तो खाली वो ही ट्रांजेक्शन दिखाई देगा। तो फिर उस केस में खाली उसके कैपिटल अकाउंट में वो विजिबल होगा, बाकी का एज इट इज बैलेंस शीट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम्स करेंगे तो और भी अच्छे से आपको समझ में आ ही जाएगा। अभी यहाँ पे इफ एनी टाइप ऑफ रिजर्व, अगर कोई भी तरीके का रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड, अगर वो ट्रांसफर होता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, तो हमने पहले भी किया है कि जैसे हमने रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर कैपिटल एंड करंट के क्रेडिट साइड में हमने बाय रिजर्व फंड, बाय जनरल रिजर्व, राइट, हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऐसे लिखा है। तो यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट वो सेम ही चीज है, और फिर बाद में हमको जब नरेशन लिखना है तो पिंक बैलेंस ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर पहले था बिजनेस में, अब वो रिटायर हो रहा है, तो पहले का जो भी ओल्ड है वो उसको उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना, राइट, तो इसीलिए उसको भी ये दिया जाता है। और एडमिशन में हम क्या करते थे, आने वाला था वो नया पार्टनर था इसलिए उसको नहीं देते थे, लेकिन यहाँ पे ये तो पहले से बिजनेस में था तो इसको तो ये मिलना चाहिए शेयर, तो इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपका एनी एक्यूमुलेटेड लॉस अपेयरिंग ऑन, अगर कोई भी लॉस है ना दिखाई दे रहा है एसेट साइड में, क्योंकि कभी भी है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके एसेट्स के अंडर में दिखाई देगा तो मतलब वो लॉस है। ठीक है, अगर बैलेंस शीट में एसेट्स के अंडर में दिखाई दे रहा है तो वो किधर ट्रांसफर होगा, तो वो सारे के सारे पार्टनर्स को ट्रांसफर होगा। जैसे हम रिजर्व फंड, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कैसे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सेम वे में अगर कोई भी लॉसेस है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा यहाँ पे ऑल पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स में, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी किया है, तो इसमें कोई है ना डिफरेंस नहीं है, आपको ओल्ड रेशियो में और उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आगे यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया था, एसेट्स एंड रीअसेसमेंट को, मतलब रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज को प्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन अकाउंट वगैरह बनेगा। तो यहाँ पे देखिए व्हेन द पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से पार्टनर रिटायर होता है, इट इज डिजायरेबल टू रीवैल्यू एसेट्स, तो फिर है ना जब नई बैलेंस शीट बनानी है तो सारे एसेट्स भी रीवैल्यू, उनकी रीवैल्यू अमाउंट, नई अमाउंट आएगी, लायबिलिटीज की भी आएगी, राइट। तो आपको जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको स्टेप्स करना है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार कोई रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, ना भी आए, है ना। तो यहाँ पे ब्रिंग द वैल्यूज एट द करेक्ट पोजीशन, करेक्ट पोजीशंस पे वैल्यूज को लाने के लिए, एंड द बेनिफिट ऑफ सच चेंज, और इनका बेनिफिट इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी गिवन टू द रिटायरिंग पार्टनर, तो इनका बेनिफिट है ना रिटायरिंग पार्टनर को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ना प्रॉफिट या लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे हम निकाल रहे थे एडमिशन में, उसी तरीके से यहाँ पे भी निकालेंगे। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का बेनिफिट भी तो रिटायरिंग पार्टनर को मिलना चाहिए, और अगर कोई लॉस अकर हो रहा है तो लॉस का, राइट, तो उस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे टू शो द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना होता है, एंड आफ्टर शोइंग ऑल द इफेक्ट्स, और सारे के सारे इफेक्ट्स दिखाने के बाद में रीवैल्यूएशन अकाउंट में, या हम बोल सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में, द बैलेंस शीट अपियरिंग इन द बैलेंस अपियरिंग इन द अकाउंट, अगर कोई भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो उसको हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके से उनका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसी में ट्रांसफर होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके एज अ नोट आपको बोला कि फॉर मोर डिटेल्स अबाउट इफेक्ट्स इन रीवैल्यूएशन अकाउंट एंड स्पेसिमेन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, प्लीज रेफर द प्रीवियस टॉपिक। जैसे मैं आपसे बार बार बोलते जा रही हूँ, यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हमने सीखा है वो ही है, तो ये चैप्टर फटाफट हो जाने वाला है और आपको अभी और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं, उसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट जाते हैं, क्या करना है। तो मतलब आप कुछ बहुत ज्यादा मेजर नया नहीं सीख रहे हो, राइट। खाली यहाँ पे गुडविल को लेके हमको थोड़ा सा डिफरेंस है कि हम सबको दे रहे हैं क्या है, तो वो भी प्रैक्टिस के साथ आ जाने वाला। तो यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। फिर बाद में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, तो है ना, एडजस्टेड कैपिटल भी हमने निकालना सीखा था, राइट। तो यहाँ पे देखिए ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, द कंटिन्यूइंग पार्टनर में डिसाइड, वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि चलो हम है ना हमारे जो कैपिटल अमाउंट्स है उसको रीअरेंज करेंगे। भाई अभी एक पार्टनर जा रहा है तो फिर हमको रीअरेंज करना है और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रीअरेंज होना चाहिए।
तो फॉर दिस पर्पज, इस पर्पज के लिए क्या करते हैं हम, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पूरे फर्म का जो टोटल कैपिटल होना चाहिए वो हमें ना नए पार्टनर को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे। फिर उसके बाद में जो स्टेप करेंगे कि न्यू कैपिटल बैलेंस जो होगा इज देन कंपेयर्ड विद द लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस, जो लेटेस्ट उनका जो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंसेस था उसके साथ में कंपेयर होगा। फिर उसके बीच में जैसे हमने अकाउंट्स क्लोज किया था एडजस्टेड कैपिटल के बाद में, राइट, तो यहाँ पे भी वही है, अगर है ना सरप्लस है तो उनको फंड मिल जाएगा, मतलब उनको कैश मिल जाएगा, और डेफिसिट है तो मतलब उनको और लाना पड़ेगा, तो सरप्लस होता है तो मतलब हाँ, ये अगर कैपिटल अकाउंट में सरप्लस होता है तो इसका मतलब हमें है ना फर्म को है ना पैसा वापस देना होता है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको देना होता है। तो उस केस में बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और डेफिसिट होता है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि है ना जो पार्टनर है इंडिविजुअल पर्सन जिसका डेफिसिट दिख रहा है कैपिटल में तो वो और पैसा लाएगा। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट हमने सीखा भी है प्रीवियस चैप्टर में, तो कुछ डिफिकल्ट है नहीं, कुछ नया आप लोगों के लिए अभी ये है नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पे सच सरप्लस में भी विड्रॉन बाय पार्टनर, तो वो या तो विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे अभी वो हमने ये भी स्टेप सीखे थे कि लोन में एडजस्ट करो, नहीं तो कैश के साथ एडजस्ट करो, नहीं तो बैंक के थ्रू एडजस्ट करो, नहीं तो इसको करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करो, तो ये भी हमने किया है, तो नया तो है नहीं। तो सच सरप्लस में भी विड्रॉन बाय द न्यू पार्टनर, नया पार्टनर या तो घर ले जा सकता है, मतलब पे टू द पार्टनर, मतलब बिजनेस पे कर देगा पार्टनर को, या फिर ट्रांसफर करना होगा उनके करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में, इस तरीके से। सो डेफिसिट में भी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर, और अगर डेफिसिट अराइज होता है तो या तो पार्टनर बिजनेस में लेके आएगा या फिर ट्रांसफर हो जाएगा करंट अकाउंट में या लोन अकाउंट में, मतलब उनको लोन दे दिया करके, उस तरीके से भी ये हो सकता है कि हाँ डेफिसिट में भी ब्रॉट इन, मतलब या फिर एज अ जैसे फर्म ने उनको लोन दे दिया उस तरीके से हो जाएगा। तो ये अभी देखेंगे यहाँ पे आपको किस टाइप के आप लोग सम्स करने वाले हो, राइट। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन में हर एक टाइप नहीं आएगा, आपको एक ही बोलेंगे या तो लोन के थ्रू एडजस्ट करो या करंट के थ्रू एडजस्ट करो, या फिर आपको क्या करना है, आपको पेमेंट कर देना है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस हम सम करने वाले, राइट। अभी यहाँ आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है कि जैसे इफ सरप्लस इज पेड बैक टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, अगर है ना सरप्लस अमाउंट हो जाता है और हम कंटिन्यूइंग पार्टनर को फर्म पे करती है तो उस केस में है ना कैश बैलेंस कम हो जाएगा, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, ये हमने किया भी है। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे एडमिशन में, तो वहां पे भी हमने इस तरीके से टू कैश करके हमने लिख लिया था जब सरप्लस अमाउंट का दिखाई दे रहा था, तो मतलब उनको पेमेंट हुआ था, राइट। तो यहाँ नया नहीं है। फिर इफ सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट इज नॉट पेड, अगर उनको पे नहीं कर रहे हैं, मतलब फॉर्म पे नहीं करे, तो उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, नहीं तो करंट अकाउंट में। तो इस केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच होता है, टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट या लोन अकाउंट। फिर उसके बाद में फोर्थ है इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश, अगर वो कैश लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स हिज डेफिशिएंसी मतलब डेफिसिट आ रहा है, उनके अमाउंट कम हो रहा है, कैपिटल उनको जितना एडजस्टेड कैपिटल के बाद में उनका कैपिटल कम पड़ रहा है, तो उस केस में फिर उनको लेके आना होता है, तो उस समय कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड देन द फोर्थ वन इज इफ डेफिसिट इज ट्रांसफर टू लोन, अगर है ना कोई डेफिसिट है वो लोन में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब उनके लोन अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ना बाय लोन अकाउंट करके हम दिखाएंगे, बाय करंट अकाउंट करके हम दिखाएंगे, राइट। तो फिर वो बाद में एसेट्स के अंडर में दिखाई देगा लोन। तो ये लोन क्या होगा, ये लोन मतलब है ना कंटिन्यूइंग पार्टनर को लोन दिया है फर्म ने, इस तरीके से होगा। तो उस केस में कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हमको ये एडजस्टमेंट कोई भी एक इसमें से तरीका हमको फॉलो करना होगा, एक कोई भी टाइप का कंडीशन आने वाली क्वेश्चन के अंदर। फिर आगे यहाँ पे एसर्टेनमेंट मतलब आप एसर्टेन करते हो, मतलब कैलकुलेट करते हो ऑफ रिटायरिंग पार्टनरशिप, रिटायरिंग पार्टनर का एसर्टेनमेंट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन, आप कैलकुलेशन करते हो, इवैल्यूएशन करते हो कि कितना रिटायरिंग पार्टनर को उसका हिस्सा मिलना चाहिए प्रॉफिट में, और पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट पे किस तरीके से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इफ अ पार्टनर रिटायर्स, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है फ्रॉम फर्म, कोई फर्म से रिटायर हो रहा है ऑन एनी डे ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, कोई भी अकाउंटिंग ईयर में ड्यूरिंग कोई भी दिन में, देन इट इज नेसेसरी टू कंप्यूट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो जिस दिन रिटायर हो रहा है उस दिन तक की बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। सो प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर इज कैलकुलेटेड इधर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हमें ना लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखेंगे,
या फिर है ना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में दिया होगा डेट ऑफ रिटायरमेंट के टाइम पे, दैट इज फ्रॉम डेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ रिटायरमेंट, जो भी प्रॉफिट प्रोपोर्शन उसका हिस्सा होगा वो मिलेगा। ये सब सम करोगे तो और अच्छे से इनके कैलकुलेशंस आप सीख पाओगे, बिकॉज अमाउंट के साथ ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ ही जाने वाला है यहाँ पे। फिर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल प्रॉफिट, तो प्रोपोर्शनल मतलब उनके रेशियो के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। एंड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉफिट और लॉस, क्या जर्नल एंट्री पास होगी, क्या जर्नल एंट्री हम ड्राफ्ट करेंगे फॉर्म में, तो वहाँ यहाँ पे होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके लिखा जाता है। जब ट्रांसफर होता है प्रॉफिट रिटायरिंग पार्टनर को उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट हम लिखते हैं, ठीक है। और या फिर अगर रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके से एंट्री आती है। जब यहाँ पे बेनिफिट होता है तो हम बाय करके हमको लिखना पड़ता है, हम पार्टनर्स करंट में टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इस तरीके से लिखने वाले हैं, तो मतलब वो क्रेडिट बैलेंस है, मतलब बेनिफिट हुआ। और अगर बाय यहाँ पे हमको टू ये पार्टनर्स करंट में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखने जाएंगे, बैलेंसिंग फिगर जब आएगा तो उस तरीके से फिर वहाँ पे लॉस की एडजस्टमेंट आएगी। तो इस तरीके से हमें सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम इसको यहाँ पे जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर हम ट्रांसफर करेंगे। फिर यहाँ पे और आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि टोटल पेएबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर को किस तरीके से टोटल पेएबल अमाउंट देना है। तो यहाँ पे ये 4 एंट्रीज है, इसी वीडियो में मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। तो टोटल पेएबल अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, तो यहाँ पे लम्प सम मतलब एक साथ टुगेदर इन वन अटेम्प्ट, एक ही अटेम्प्ट में एक ही साथ पूरा एंटायर अमाउंट जो मिलना चाहिए रिटायरिंग पार्टनर को वो मिल जाएगा उसको एक ही बार में, एक ही इंस्टॉलमेंट में, वन इंस्टॉलमेंट एक ही साथ पूरा का पूरा कंप्लीटली 100% उसको रीपेमेंट हो जाएगा। तो उस केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट होगी। अभी सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर में बी पेड एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, तो है ना जो अमाउंट जिस वक्त मतलब पहला इंस्टॉलमेंट देना है तो वो इंस्टॉलमेंट रिटायरिंग पार्टनर को मिल जाएगा और बाकी क्या है ना लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उस केस में हम रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट लिखते हैं। और फिर उसके बाद में है ना जो है ना उसके लोन में हमने एक तरीके से लोन करके कंसिडर किया तो उस लोन पे है ना इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ता है, मतलब इंटरेस्ट भी वो बंदा उसने अपना है ना लमसम अमाउंट ना लेकर उसने क्या किया फर्म को लोन दे दिया, तो उस लोन अमाउंट पे उसे है ना फर्म इंटरेस्ट तो देगी ना, क्योंकि बैंक को भी तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, बैंक से हम लोन लेते हैं तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो उसी तरीके से ना ये बंदा जो रिटायरिंग पार्टनर है वो क्या करेगा इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो उस केस में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट हम लिखेंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे जो सी है यहाँ पे व्हेन इंटरेस्ट पेड इन कैश, जब है ना अगर इंटरेस्ट है ना कैश पेमेंट हो रहा है इंटरेस्ट को पेमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पे फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट करके हम रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हम लिखेंगे। फिर द थर्ड यहाँ पे है इफ टोटल अमाउंट, तो यहाँ पे नया थोड़ा सा यहाँ पे ही नया आ जाता है आपको एडमिशन से हट के थोड़ा हो जाता है यहाँ पे पेमेंट की बात और ये सब चीजें, यही एक नया न्यू पार्ट है रिटायरिंग पार्टनर में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में। देन द थर्ड क्या है इफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, अगर पूरा का पूरा टोटल अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को देना है वो है ना ट्रांसफर कर देते पूरा का पूरा 100% लोन अकाउंट में, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिया सारा का सारा उसका लोन करके कंसिडर कर दिया, तो उस केस में एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में इफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज पार्टली पेड इन कैश, और अगर उसको जो अमाउंट मिलना चाहिए वो है ना कैश पेमेंट पार्टली, मान लो 50% पेमेंट कर दिया, 50% लोन में डाल दिया, 40% का पेमेंट कर दिया, 60% लोन में डाल दिया, तो उस केस में जो जर्नल एंट्री होती है वो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इस तरीके से हम उसके जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर करेंगे और लेजर अकाउंट में भी उसके हिसाब से ही आती है। तो जैसे हम सम्स करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे।
तो इसके लिए आपको टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। आई होप आपका ये जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये है ना, हमको ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस हुए एमसीक्यूज में हमें बहुत हेल्पफुल होते हैं, और एक बार हम थियोरेटिकल भी पढ़ते हैं तो अच्छा रहता है। इसीलिए मैं कभी भी ना थियोरी पार्ट को भी छोड़ती नहीं हूँ। मुझे भी पता है आप लोगों का पोर्शन आप चाहते हो कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, मेरा भी इंटेंशन वही है। नथिंग टू वरी अबाउट दिस। बाय द अगस्त लास्ट और सितंबर तक मेरा पूरा का पूरा 100% आपका अकाउंट्स में कवर अप कर दूंगी, मेरा वही टारगेट है। मुझे भी है ना 11th का स्टार्ट करने के पहले आप लोगों का 12th का कंप्लीट कर देना है। आई होप इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से मैं आपको यहाँ पे जो इलस्ट्रेशंस हमको दिए हुए हैं, एक तो मुझे आपको है ना गेन रेशियो का वीडियो प्रिपरेशन करना है, तो गेन रेशियो का मैं प्रिपेयर करके वो अपलोड करूंगी। इसके साथ साथ बाद में मैं यहाँ पे जो इलस्ट्रेशंस है तो इलस्ट्रेशंस सम से मैं स्टार्ट करूंगी, और मैं एक भी इलस्ट्रेशन छोड़ने वाली नहीं हूँ। जैसे मैंने कोई भी चैप्टर का इलस्ट्रेशन लीव नहीं किया है, क्योंकि कहाँ कहाँ इलस्ट्रेशन सम्स में भी यहाँ पे एरर है, तो इसीलिए मेरा टारगेट है कि मैं इलस्ट्रेशन मैं सॉल्व करूंगी तो फिर आप लोग भी करोगे। एंड आई वांट यू ऑल टू स्कोर बेस्ट इन अकाउंट्स। मुझे चाहिए कि सबका 100 आउट ऑफ 100 निकल के आए, इसीलिए मेरा एफर्ट्स है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सम सॉल्व करूँ। एक बार हमारा सिलेबस कवर अप हो जाएगा तो मैं नए नए सम्स के साथ में भी आऊँगी जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्सचुअल नहीं है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वैसे सम्स भी मैं लेते हुए आऊँगी। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए। सेल्फिश नहीं होना है, बहुत टफ पीरियड चल रहा है सबका, राइट। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।